अविनाश गुरव साहब इसमें मौजूद है और बाजार पे चर्चा करते हैं। बाजार में पिछले कुछ दिनों में मुनाफा वसूली फिर से हावी हुई है। हम अ, एकदम से चल पड़े थे, ऐसा लगा कि सीज फायर हो गया तो फिर दुनिया जीत ली, एकदम से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अविनाश जी, ये तो मामला फंस गया ऊपर से। ये तो डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी करते चले जा रहे हैं और ईरान अड़ गया है, हॉर्मूज का पेच फंस गया है। आप इस कंडीशन को कैसे देखते हो? देखो रजत, मुझे लगता है कि बाजार ने नैरेटिव बहुत सुना है कि सीज फायर हो गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आई थिंक मार्केट को अभी क्लैरिटी चाहिए, एक्शन चाहिए। और अगर मान के चलिए कि 8 से 10 दिन में कोई कंक्लूसिव सोल्यूशन निकलता नहीं है, तो मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट जरूर मिलेगी। क्योंकि देखिए, दोनों साइड पे मामला बिगड़ा हुआ है। ईरान चाहता है कि वो अपने टर्म्स पे सीज फायर करे। यूएस कह रहा है कि नहीं, हमको हमारे टर्म्स पे सीज फायर करना है। तो मार्केट को क्लैरिटी चाहिए, अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है। अभी तो मेरे ख्याल से दोनों साइड्स हट पे बैठे हैं। तो कम से कम 8 से 10 दिन की बात करिए कि अगर 10-12 दिन में कोई सोल्यूशन आता नहीं है, तो मार्केट वापस थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। और अभी तो ऐसा है कि 24,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने बाजार में अच्छा रैली देखी थी, बट अगर 24,000 टूटता है तो मेरे ख्याल से बिकवाली का प्रेशर ज्यादा आएगा। और एक बात और बताना चाहूंगा कि देखिए, एफआई की बिकवाली दिन पे दिन बढ़ रही है। बीच में थोड़ा सा बाइंग आ गया था, लेकिन वापस जो सेलिंग आ गई है वो उसने रुपया के ऊपर प्रेशर डाला है। कल रुपया 94 हो गया। तो ये भी एक खराब बात है, क्योंकि देखिए, अगर युद्ध रुकता भी है तो वापस क्रूड को 103 $104 से 80-85 में काफी समय लगेगा। और हमारे इकोनॉमी के लिए ये काफी नुकसान वाला काम हो सकता है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी को काफी चैलेंजेस है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही अपनाएगा। जहां पे नंबर्स अच्छे आएंगे वहां पे नंबर्स की अपसाइड मोमेंटम रहेगी। जैसे कल इन्फोसिस के नंबर आ गए। देखिए, नंबर तो ठीक ठाक लगे, लेकिन जो गाइडेंस इन्होंने दी वो मार्केट को पसंद नहीं आया। और कल ही रात को इनका एडीआर करीबन 5 से 6% डाउन था। तो मैं कहूंगा कि नंबर्स पे फोकस करिए, और निवेश के मौके है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा सावधानी भी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव सरप्राइज ट्रम्प साहब से आएगा तो मार्केट उसको नेगेटिव। अच्छा, जैसे अभी आपने इन्फोसिस के नतीजों की बात की, सर कैसे लगे नतीजे? हमने आईटी सेक्टर में इस बार एक्सीडेंट ज्यादा देखे हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज बहुत भयंकर टूटा था पोस्ट रिजल्ट्स। विप्रो ने बायबैक की घोषणा कर दी, विप्रो नहीं चल पाया। टीसीएस से तो वैसे ही नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ी कंपनी है देश की। और अब इन्फोसिस, यहाँ पर भी एडीआर 4% नीचे चला गया पोस्ट रिजल्ट्स। आपने इन नतीजों में क्या पढ़ा और आईटी सेक्टर पे अभी क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये क्वार्टर थोड़ा चैलेंजिंग है जरूर। इन्फोसिस की स्पेसिफिकली बात करें तो देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ तो काफी बढ़िया है। 28% का प्रॉफिट आया है। मार्जिन भी थोड़े इंप्रूव हो चुके हैं। और मार्केट ये उम्मीद लगा रहा था कि इतने अच्छे नंबर आने के बाद आगे की गाइडेंस और कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन देखिए, गाइडेंस जो उन्होंने दिया है वो मार्केट को पसंद नहीं आया है। और यही कारण है कि स्टॉक में बिकवाली आई है। आज भी शायद आपको सुबह थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, आईटी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा डाउन साइड बाकी है, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफी पिटाई हो चुकी है। इन्फोसिस ने 1800 रुपए में बायबैक किया, अभी करीबन 1250 या 1200 के करीब चल रहा है। तो ये मुझे यही कहना है कि जिनको लंबी अवधि के लिए पोजिशनिंग करनी है, इनके लिए अच्छा मौका है। क्योंकि देखिए, सारी कंपनीज के पास बहुत कैश है। कहीं ना कहीं ये कंपनीज अभी कोशिश कर रही है कि टेक ओवर से या इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से अपना ग्रोथ बढ़ाए। क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ तो 10-12% से ज्यादा नहीं आएगा। अगर ये कोई अच्छी कंपनी खरीदते हैं और वहां से ग्रोथ आता है तो मार्केट को अच्छी बात लगेगी। तो थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली आपको निवेश करना चाहिए। बट अभी भी मुझे लगता है कि अगला 1-2 क्वार्टर थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से जिनको अभी इन्वेस्ट करना है, एसआईपी में या टुकड़ों में खरीदिए, लेकिन लंबी अवधि का ही नजरिया रखें। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों से क्या एक्सपेक्टेशन है? आज कोई रिलायंस बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है क्या नतीजों के बाद, जियो टेलीकॉम के आईपीओ की? देखिए, मुझे लगता है कि ऑलरेडी जियो टेलीकॉम को लेके काफी चर्चा हो चुकी है कि मर्चेंट बैंकर फाइनलाइज हो रहे हैं, पेपर्स अभी ये फाइल करेंगे, तो हो सकता है कोई अनाउंसमेंट आए। लेकिन नॉर्मली क्या है कि रिजल्ट के दिन पे इनकी जो कोर बिजनेस है, जैसे ऑयल एंड गैस बिजनेस है, टेलीकॉम है, रिटेल है, इसमें आंकड़े मेरे हिसाब से तो इन लाइन या मार्केट के उम्मीद से काफी बेहतर आ सकते हैं। और ये जो अनाउंसमेंट है रजत, ये नॉर्मली रिजल्ट्स के साथ शायद रिलायंस करे ना करे, लेकिन जो एजीएम होगा इस साल, इसमें जरूर एक्सपेक्टेशन है कि ये टेलीकॉम का जो बिजनेस है इसमें कोई ना कोई न्यूज फ्लो आएगा। तो आई थिंक हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट जो लेवल पे रिलायंस आ गया है, मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए। मुझे लगता है ये खरीदने का समय है, लेकिन लंबी अवधि के लिए। ग्रेट सर, अभी आपको क्या पसंद है मार्केट में अब?
निवेशक तो एक्साइट हो जाते हैं ना कि उनके स्टॉक्स चढ़ने शुरू हो गए हैं। इतनी ज्यादा गिरावट आई थी, सब कुछ भूल गए, अब एकदम से तेजी आ रही, तो सबके मन में एक उम्मीद होगी कि मेरा स्टॉक भी चल जाए। लेकिन सब कुछ तो नहीं चल सकता है मार्केट पे। तो अभी अगर डिफरेंशिएट करना हो मैन वर्सेस बॉयज, तो आपको क्या बढ़िया लग रहा है स्टॉक मार्केट पे जो यहाँ से अभी और तेजी पकड़ सकता है? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है, पहले तो मैं कहूँगा कि डिफेंस कंपनीज में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले इनको और एक 500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, 75-76 हज़ार करोड़ का ऑर्डर बुक है, कंपनी कर्जा मुक्त है, तो ये एक स्टेडी परफॉर्मर रहेगा। उसके बाद ऑटो में अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर नहीं आ गए, बट मुझे लगता है कि मार्केट को बहुत बड़ी तरह से ये सरप्राइज करेगा ऑन द पॉजिटिव साइड। मैं कहूँगा कि अगर आपको ऑटो कंपोनेंट्स चाहिए तो सुंदरम फास्टनर्स है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि भारत फॉर्ज भी है, क्योंकि इतना भी मार्केट यूएस में खराब नहीं हो गया है। डोमेस्टिक मार्केट में तो ये अच्छा काम कर ही रहे। उसके बाद हॉस्पिटल सेक्टर में मुझे लगता है कि हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि यथार्थ हॉस्पिटल हमको पसंद है। और एक कंपनी जो हमने अभी रिसर्च की है उसका नाम है पार्क मेडी वर्ल्ड, जो दिसंबर में पब्लिक इशू आई थी। करीबन 3,300 बेड है और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। तो ये भी मुझे लगता है कि अभी करीबन 225-230 चल रहा है। ये भी साल भर की बात करें तो 330-335 जा सकता है। और होटल सेक्टर में हम अभी भी कहेंगे कि इंडियन होटल्स काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है। तो ज्यादातर लार्ज कैप में ही आपका फोकस रखिए, क्योंकि बाजार जिस पॉइंट पे है, इस वोलेटिलिटी में आपको लार्ज कैप कंपनीज पे ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे आपको देखना है। सरकारी बैंक्स को भी हमको काफी अच्छा लग रहा है, कैन बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, एसबीआई है। मुझे लगता है कि बैंक्स को इग्नोर मत करिए, यहाँ पे भी अच्छा मौका मिलेगा। प्लस नॉर्मल एनबीएफसी में बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, जो नतीजे आज आएंगे श्रीराम फाइनेंस के। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बास्केट बना के अपना पोजिशनिंग इस मार्केट में करिए। लेकिन सर फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी पोस्ट रिजल्ट्स एकदम से झटके लगने शुरू हुए हैं। यूनियन बैंक कल के सत्र में एक टूट गया था 7%, 8% के आसपास। तो पीएसयू बैंकों से कुछ बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर चल रहा है क्या मार्केट? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से यूनियन बैंक की स्पेसिफिकली बात करें तो रजत, नंबर्स मार्केट को पसंद आए नहीं। और यही कारण था कि कल 7-8% स्टॉक डाउन था। आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, 68-70 रुपए का स्टॉक करीबन 80 हो गया, बाद में थोड़ी बिकवाली आई। लेकिन बहुत ही बेहतरीन नंबर्स है। करीबन मैं समझता हूँ कि 7,000 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले साल 5,500 करोड़ का प्रॉफिट था। प्लस कमेंट्री अच्छी है। तो मैं कहूंगा कि देखिए, केस टू केस आपको बैंक्स देखने हैं। आज वैसे इंडसइंड बैंक के नंबर भी आने वाले हैं 5 बजे, तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग बेट हो सकता है, प्रोवाइडेड सारा नंबर्स ठीक ठाक आए। क्योंकि ये भी एक बड़ी बैंक है, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस और थोड़ा फ्रॉड इश्यू से इसमें पिटाई हो गई थी। तो मैं कहूंगा कि हर बैंक को आपको सिलेक्टिवली देखना है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक नंबर्स तो काफी अच्छे आ गए। तो कहीं ना कहीं इसको हम ये नहीं समझ सकते कि पूरा सेक्टर में हालत खराब है। बट स्टॉक स्पेसिफिक वाइज आपको हर बैंक को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। सर इस बार वोटिंग बहुत बढ़िया हो गई है पश्चिम बंगाल में, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि ये हाल फिलहाल में अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि तेल की कीमतें बहुत ऊपर है इंटरनेशनल मार्केट पे, तो बस इलेक्शंस तक का ही टाइम है, उसके बाद में पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा। इसका बिल्कुल खंडन कर दिया सरकार ने। सरकार ने बोला ये सब अफवाहें हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं। आम आदमी को राहत दे रखी है सरकार ने, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। अभी तक नहीं बढ़ाए हैं, ऐसा सरकार ने बोला है। तो आपको लगता है कि ये फिजिबल है? 102, $103, $106 पे अगर ब्रेंट क्रूड रहता है और अगर ऐसे हॉर्मूज में पेच फंसा रहता है, तो सरकार के पास क्या ये ऑप्शन है कि यहाँ से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाए? देखिए, मेरे ख्याल से अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ये वॉर वापस चालू हो जाता है तो क्रूड 120-130 डॉलर तक भी जा सकता है। और अभी जो $102 का प्राइस है, देखिए आपको पता होगा कि फरवरी के पहले क्रूड करीबन 85 और 90 के डॉलर के बीच में चल रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए, खर्चे तो बढ़ने वाले हैं। और अगर गवर्नमेंट प्राइसेस बढ़ाती नहीं है, तो इसका असर क्या होगा कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो और भी बिगड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा आने वाले साल में अगर कोई इंक्रीज होता नहीं है तो बिगड़ेगा। और कभी ना कभी तो पेट्रोल के प्राइसेस गवर्नमेंट को बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि देखिए एक लेवल तक पॉपुलिस्ट अप्रोच गवर्नमेंट रख सकती है, लेकिन बाद में कभी ना कभी तो पेट्रोल के प्राइसेस जरूर बढ़ेंगे। तो ये शायद अभी गवर्नमेंट इमीडिएटली तो बढ़ाएगी नहीं, लेकिन अगर मान के चले कि अगर एक महीना भर के बाद 110-120 डॉलर क्रूड होता है, तो फिर इनको सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% क्रूड तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट ये बात पे चिंता रख रही है कि
अभी नहीं, लेकिन कम से कम 2 या 3 महीने के बाद एक क्रूड का इफेक्ट जो होगा वो डेफिनेटली प्राइसेस में आएगा। और देखिए 103 वाला डॉलर वाला क्रूड इमीडिएटली तो 85 नहीं होगा, उसको समय लगेगा। तो तब तक ज्यादा खर्चा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। तो नेट नेट तो यही है कि गवर्नमेंट ने बताया कि नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ना वाला तो जरूर है, और इसका असर आपको अप्रैल टू जून के क्वार्टर में दिख सकता है। सर लेकिन एफआईज का रुख इंडियन मार्केट पे पॉजिटिव नहीं हो रहा है, और इनफैक्ट कल एचएसबीसी की रिपोर्ट भी थी, उसमें भी इंडियन मार्केट्स कोई प्रेफर्ड मार्केट थी नहीं, डाउनग्रेड कर दिया गया इंडियन मार्केट्स को। प्रेफर्ड है चाइना, हांगकांग, सिंगापुर जैसी मार्केट्स। तो ये वापसी आएंगे भी कि नहीं, या फिर इस साल मूड ऑफ ही रहेगा एफआईज का, और एफआईज इंडियन मार्केट्स पे इतनी तगड़ी वापसी नहीं कर सकते हैं? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से एफआईएस को यूएस में बॉन्ड यील्ड्स अभी भी काफी अच्छे मिल रहे हैं, तो वहां पे वो पैसा पार्क कर रहे हैं जहां पे उनको कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ता। आराम से 4% और उसके ऊपर उनको रिटर्न मिलते हैं। तो वही एक रीजन है। और दूसरा मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल कंडीशन से इंडिया को भी डेफिनेटली नुकसान होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि क्रूड की कीमतें अगर बढ़ती है या इस लेवल पे रहती है, और अगर एफआईएस रेगुलरली सेल करते हैं, तो रुपया के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। रुपया 94 हो चुका है, तो जो इंपोर्ट वाली कंपनियां हैं और जो रॉ मटेरियल क्रूड यूज करते हैं, इनके लिए तो दिक्कतें बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्फ्लेशन का भी डर है। आरबीआई ने भी बहुत कॉशियसली इस बार कहा है कि वो इंटरेस्ट रेट न्यूट्रल कर रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेटली क्रूड का प्राइस ऑब्जर्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से एफआईआई अभी भी थोड़ा कॉशियसली पैसा निकाल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 महीने के लिए कोई ट्रेंड में रिवर्सल होगा। बारिश आने दीजिए, मानसून का भी थोड़ा सा इस बार रिपोर्ट नेगेटिव आया है। आईएमडी ने कहा है कि बारिश नॉर्मल से कम आएगी। तो ये सारे चैलेंजेस है। तो डेफिनेटली आई थिंक एफआईआई की बाइंग आने के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और लेबनान के बीच में जो सीज फायर है उसको 3 हफ्ते तक एक्सटेंड करवा दिया सर। सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप ही करवा रहे हैं, युद्ध भी उन्होंने शुरू करवाया था। और इसराइल की मदद ले लेके इन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा कर रखा है, खासतौर से ईरान का तो हमने देख लिया कि क्या किया। लेकिन अभी इसराइल कह रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार है ईरान के ऊपर अगला युद्ध करने के लिए। एक ग्रीन सिग्नल की जरूरत है बस डोनाल्ड ट्रंप से। तो धमकियां तो अभी भी चल रही हैं ईरान के ऊपर, और ईरान भी कहीं पर चुप तो होने वाला है नहीं है। वो भी कह रहा है कि 2 हफ्ते जो मिले थे उन्होंने पूरी की पूरी तैयारी कर रखी है, और अगर युद्ध होता है तो करारा जवाब भी देंगे। इसी बीच में कल डोनाल्ड ट्रंप का एक विवादित बयान भारत के ऊपर भी आ गया था, जब उन्होंने बोल दिया था कि धरती पर नर्क है। तो किस तरीके की स्टेटमेंट है सर? इतने बड़े राष्ट्रपति, इतने बड़े देश के राष्ट्रपति ऐसे बड़बोलापन शोभा नहीं देता। नहीं, देखिए मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब तो ये सब करने के लिए काफी मशहूर है। और हम तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द वॉर खत्म हो, बिजनेस बैक टू यूजुअल आए। लेकिन देखिए सीज फायर का मतलब ही नहीं रहा है। अभी तो उन्होंने सीज फायर इनडेफिनेट पीरियड के लिए रखा है। इसका मतलब ये है कि वो भी वॉर नहीं चाहते, क्योंकि देखिए सितंबर में मिड टर्म इलेक्शंस है, वो भी चाहते हैं कि उनकी छवि खराब ना हो। और यूएस इकोनॉमी की हालत तो ऐसी भी कोई अच्छी नहीं है, वहां पे भी प्रॉब्लम है। तो मैं कहूंगा कि देखिए जितना टाइम ये वॉर से सीज फायर से कोई क्लैरिटी मिलती नहीं है, तब तक मार्केट सेटल नहीं होगा। अभी तो मार्केट में ऐसा माना जा रहा है कि देखिए और एक 10-12 दिन में अगर कोई सोल्यूशन आता नहीं है, तो ये बात मान के चलिए कि वॉर वापस शुरू हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से दोनों ईरान और यूएस के लिए काफी नुकसानदायक होगा, बाकी सारे कंट्रीज के लिए होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, और उसी कारण से आपने देखा कि 2-3 दिनों से मार्केट गिरा है। क्योंकि कहीं ना कहीं नैरेटिव बहुत अच्छा चला, बाजार भी चले, लेकिन इसके बावजूद अभी कोई सोल्यूशन नहीं आया, और वही मार्केट को एक्शन चाहिए अभी। ओके। तो सर ये अभी जैसे हॉर्मूज बंद है, $106 प्रति बैरल पे ब्रेंट क्रूड है, क्या हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर जाते देखेंगे? हमने हाल फिलहाल में पावर सेक्टर के स्टॉक्स में बहुत तगड़ी खरीदारी देखी, और अदानी ग्रुप में भी जो पावर सेक्टर से जुड़ी हैं, रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां, उनके स्टॉक्स में धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही है। तो ये सेक्टर कैसा लगता है आपको? नहीं, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स तो डेफिनेटली अच्छा काम करेंगे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि कहीं ना कहीं मार्केट ये मान के चलता है कि जब क्रूड महंगा होता है तब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज में थोड़ा बेनिफिट मिलता है। जैसे अभी 1-2 दिन पहले रिपोर्ट्स आई थी कि गवर्नमेंट सोच रही है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो 21% है वो 100% से लेके जाए, तो सारे शुगर कंपनीज में तेजी देखने को मिली। तो देखिए ये बातें सब अच्छी है, लेकिन एक्चुअली अभी क्रूड को बहुत बड़ी मात्रा में रिप्लेस करना कोई इजी बात नहीं है। अभी भी क्रूड का जो एक्सपोजर है वो काफी बड़ा है।
ऐसा नहीं है कि 6 महीने में या साल भर में ये पूरा कॉम्पनसेशन रिन्यूएबल एनर्जी से आ सकता है। तो इसके लिए टाइम लगेगा। इवन एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करूं तो 21% से 100% बनाने के लिए कोई इजी बात नहीं है, क्योंकि उतनी कैपेसिटी लगेगी, उतना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो मैं कहूंगा कि देखिए, नंबर्स तो रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनीज ने अच्छे दिखाए, ग्रोथ भी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी क्रूड का जो प्रेशर है और क्रूड का जो प्रेजेंस है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो लॉन्गर टर्म में जरूर कुछ अच्छी बात हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म में कम से कम अगले 6-12 महीने के लिए ऐसा लगता नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी पूरी तरह से क्रूड का इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज करेगा। सर जो टाइम करना चाहते थे मार्केट पे, इस बार भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई उनको ढंग से, क्योंकि मार्केट बहुत तेज गति से ऊपर आना शुरू हो गया था। और अभी अगर कोई डिप आता भी है तो कहाँ तक मैक्सिमम डाउनसाइड आप समझते हो कि आएगा बाजार में, और निवेशकों को क्या मैसेज होगा कि खरीदे अभी या फिर रुक जाए? देखिए, खरीदने के मौके तो है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपको खरीदना है तो टुकड़ों में खरीदिए, एसआईपी में खरीदिए। पूरा पैसा एक शॉट में मत लगाइए, क्योंकि बाजार का ट्रेंड और मूड कब बदलेगा पता नहीं। और 24,000 अगर गिरता है तो हम 23,500 तक भी जा सकते हैं। और ये कोई भी एक्सपर्ट आपको बता नहीं पाएगा कि कभी होगा, कितना होगा। तो मैं तो कहूंगा कि देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, कंपनीज के ऊपर बेट करिए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा कॉशियस रहिए। पूरा पैसा अभी लगाने का टाइम नहीं है, थोड़ा थोड़ा लगाइए, थोड़ा ऑब्जर्व करिए। क्योंकि होपफुली अगर ये 8-10 दिन में मामला सोल्यूशन निकलता है और वॉर कंप्लीटली बंद होती है, तो मार्केट में आपको एक भरपूर तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये मार्केट वैसे ही वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि अभी भी किसी को पता नहीं ये वॉर कितना लंबा चलने वाला है। आप अपने पोर्टफोलियोज में अगर स्टॉक्स चुनने हो, स्पेसिफिकली स्टॉक्स, तो कौन से 5 स्टॉक्स है जो आप रेडार पर रख रहे हो कि हाँ ये वाले स्टॉक्स की अर्निंग्स विजिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स भी ठीक है, डिप में ऐड करते चले? नहीं, देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि होटल सेक्टर है, हॉस्पिटल सेक्टर है। तो होटल में तो इंडियन होटल है, हॉस्पिटल सेक्टर में हमको यथार्थ अच्छा लग रहा है, पार्क मेडीवर्ल्ड अच्छा लग रहा है, रीजनेबल वैल्यूएशंस है। उसके बाद ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा है। उसके बाद मैं कहूंगा कि कैपिटल गुड्स में लार्सन एंड टुब्रो है। ये सारी बड़ी कंपनी है जहाँ पे ग्रोथ डेफिनेटली अच्छा आएगा, डोमेस्टिक फेसिंग है। और कहीं ना कहीं इनके पास उतनी कैपेसिटी है कि अगर कोई झटका आता भी है तो ये उसको सस्टेन करे। तो मैं तो कहूंगा कि आपको जो कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स है, जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी है, फिर एनबीएफसीज है, सरकारी बैंक्स है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा निवेश करिए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड दिख सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये सारे कंपनीज और बिजनेसेस बहुत ही वेल पोजिशन है। मेटल सेक्टर भी मुझे लगता है अच्छा काम कर रहा है, अच्छे नंबर इस क्वार्टर में आपको देखने को मिलेंगे, तो वो भी एक अच्छा सेक्टर हो सकता है। बट कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल को लेके क्रूड से इम्पैक्टेड है, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो गई, या पेंट कंपनी हो गई, केमिकल हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, लुब्रिकेंट कंपनीज हो गई, तो इनके लिए दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि क्रूड जितना बढ़ेगा इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। इनकी मार्जिन प्रेशर आपको अप्रैल के जून के क्वार्टर में दिख सकता है। सर सोने चांदी पे क्या आउटलुक है, और जिन निवेशकों ने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर रखी है क्या उनको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एक बार तगड़ा झटका लग सकता है? नहीं, मुझे लगता नहीं है। देखिए, गोल्ड सिल्वर में मुझे लगता है कि दोनों मेटल्स में अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, तो आप आइदर ईटीएफ खरीदिए, या स्टॉक मार्केट की बात करें तो मैं कहूंगा कि ज्वेलरी या गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे देखें। सिल्वर मुझे लगता है कि काफी भाग चुका था, अभी काफी स्टेबलाइज होगा। ऐसा नहीं कि सिल्वर में ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन सिल्वर में ज्यादातर इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा इम्पैक्ट प्ले करता है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप ज्वेलरी कंपनीज की बात करें तो अप्रैल टू जून में भी काफी शादियां होती है। तो गोल्ड तो इंडिया में काफी चलेगा। ज्वेलरी डिमांड अक्रॉस सेक्टर अगर आप सारी कंपनीज के नंबर देखें तो नंबर काफी तगड़े आ गए। तो मुझे लगता है कि लंबी अवधि के लिए ये गोल्ड सिल्वर डेफिनेटली आपको अच्छा पैसा बनाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सीमित रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वापस अगर सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली अगर सोना बेचते हैं, जैसे अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था कि रशिया ने बहुत ज्यादा गोल्ड की क्वांटिटी बेची है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। सर बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह दोस्तों को समय देने के लिए। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना चार्ट्स भी लगा देता हूँ स्क्रीन पे, और उससे व्यूअर्स की मदद हो जाएगी, उनको जो चार्ट्स के भाव, मतलब जो स्टॉक्स के भाव है वो आसानी से दिख भी जाएंगे। ग्रो के माध्यम से मैं ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। राइट। अच्छा, सबसे पहले जो सवाल आ रखे हैं उसमें रियान जी गुड मॉर्निंग, राजेश जी गुड मॉर्निंग। और ये कह रहे हैं राजेश जी की मार्केट्स विल बूम, टाइम टू एक्यूमुलेट एंड सेल एट हाई लेवल्स फॉर आफ्टर फ्यू मंथ्स।
ऐसा ही है कि सर मार्केट अभी एक्यूमुलेशन फेज में है और कुछ महीनों में आप यहाँ से तेजी बनते देखोगे। अभी तो ट्रेड डील के ऊपर भी कोई बड़ी खबर आ सकती है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां शुरू हो जाएंगी। उनका स्टाइल है। लेकिन हाँ, ये भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील के ऊपर भी तो स्पष्टता आनी भी बाकी है। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से अभी सबसे बड़ा मसला तो वॉर का है। मेरे ख्याल से सारे लोग ये बात मान के चले कि अगर वॉर कंटिन्यू होगा तो तकलीफें बढ़ेंगी। तो मैं वही कहूंगा कि देखिए, ट्रम्प साहब अपने जगह पे हट दिखा रहे हैं, ईरान अपनी जगह पे डिमांड रख के, जब तक कोई समझौता नहीं होता तब तक मेरे ख्याल से डिफिकल्ट है कहना कि प्योरली ट्रेड डील के कारण, क्योंकि अभी तो ट्रेड डील की बातें बैकसीट पे गई है। अभी सारा जो फोकस है वो वॉर पे आ गया है। तो मैं कहूंगा कि मार्केट अगले 1-2 महीने के लिए होपफुली, अगर ये मैटर सॉल्व होता है तो अच्छा लंबा तेजी दिख सकती है। फिर तो री रेटिंग भी होगी, बट अगर मान के चलिए कुछ सोल्यूशन निकलता नहीं है तो देन डेफिनेटली हमारे लिए और दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि ग्लोबली ईरान का वॉर लोगों ने समझा था बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, वैसा हुआ नहीं है। और वही कारण है कि अभी ये मामला थोड़ा सा अटका हुआ है। सर नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी के ऊपर प्रश्न आ रखे हैं। नयन जी बोल रहे हैं बैंक निफ्टी, मोटी मोटी बात यह है कि बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर आपका view। देखिए, बैंक निफ्टी में तो देखिए ये एक स्पेकुलेटिव इंडेक्स है, तो बहुत जल्दी ऊपर जाता है, नीचे भी बहुत जल्दी आता है। आपका अगर निवेश करने का विचार है तो देखिए ऐसे समय पे ही आपको अच्छे बैंक्स अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलेंगे, क्योंकि देखिए बैंक्स का बिजनेस तो एन्युटी वाला बिजनेस होता है। इकोनॉमी अगर 6% से भी ग्रो करती है हमारी, तो बैंकों को काफी बिजनेस मिलेगा। और रही बात, मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, वो ऑफकोर्स एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में कोई नेगेटिव सरप्राइज आरबीआई की साइड से आएगा ऐसा लगता नहीं। तो आपको तो देखिए निवेश के लिए मौके अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में ऊपर नीचे मूवमेंट बहुत तेजी से होगा। ओके। सीपी प्लस का जो शेयर है 40 शेयर 1650 के लेवल पे ले रखे हैं। विजेंद्र चौधरी जी का प्रश्न है। देखिए, आपका यहाँ पे नजरिया कम से कम 1.5-2 साल होना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। लेकिन ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और ये बिजनेस में इनकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और कोई बड़ा कॉम्पिटिटर है नहीं। और गवर्नमेंट ने अभी चाइना से जो भी सीसीटीवी कैमराज आते थे उनको बैन कर दिया है। तो पूरी तरह से इनको अभी एक प्रोटेक्शन मिला है, तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको खरीदना है या मान के चलो फ्रेश बाइंग करनी है तो थोड़ा इंतजार करिए। अगर आपके पास है शेयर तो डेफिनेटली इसमें होल्ड करने के लिए। किलिच ड्रग्स कैसा शेयर है सर? लॉन्ग टर्म के लिए 185 पे ले रखे हैं राजन पांडे जी ने, और कल ये दवाओं वाले शेयर तो एकदम से तेज हो गए थे। देखिए, मेरे ख्याल से छोटी फार्मा कंपनी है, अफ्रीकन मार्केट को ज्यादातर केटर करती है। और अगर नजरिया आपका साल 1.5 साल का है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि फार्मा कंपनीज में जो बड़ी कंपनीज है, जो यूएस मार्केट को केटर करती है, यूरोपियन मार्केट को केटर करती है, वहां पे ज्यादा एक्शन, जैसे डॉक्टर रेड्डीज हो गया, उसके बाद ग्लेनमार्क हो गया, सन फार्मा हो गया, लुपिन हो गया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादा ग्रोथ पहले देखेगा। ये छोटी कंपनी में मुझे लगता है कि शायद थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कंपनी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है। नजरिया अगर आपका लंबा है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। फिर है एचडीएफसी बैंक, ईशान जैन जी पूछ रहे हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक में अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो इसमें रखने का कुछ मतलब नहीं है। बट अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि नंबर्स इनलाइन आ गए हैं। लेकिन अभी क्या हो गया कि आप अगर इनकी फाइनेंशियल देखें तो मार्केट को ग्रोथ ज्यादा चाहिए। आप ये बात मान के चलिए कि मर्जर के बाद बेस काफी बड़ा है, तो ये आपको मुश्किल से 10-12% का कंपाउंडिंग ग्रोथ अगले 2 साल में देगा। तो डेफिनेटली आई मीन, अगर आपके पास है, आपके पास कम से कम 1.5-2 साल है तो निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। अनंत माझी जी बोल रहे हैं मारुति सुजुकी के ऊपर आपका व्यू क्या है? देखिए, मारुति सुजुकी कंट्री का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरर है, और मुझे लगता है कि कार डिमांड काफी अच्छी रहेगी। लेकिन अभी यहाँ पे भी चुनौती आ सकती है, क्योंकि इस साल मानसून उम्मीद से कम आने वाला है। नॉर्मली रूरल डिमांड इनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा इंतजार करिए, अगर है तो होल्ड करिए, बट फ्रेश बाइंग की गुंजाइश नहीं है। एनएलसी इंडिया और फिनोलेक्स केबल्स पर आपका व्यू सपना जी पूछ रहे हैं। देखिए, दोनों शेयर्स में अगर आपका नजरिया 6 to 12 मंथ है तो होल्ड करिए। मैं समझता हूँ कि देखिए केबल सेक्टर पे स्पेसिफिकली हमारा मानना है कि काफी अच्छा ग्रोथ आएगा, क्योंकि काफी फोकस गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर पे दिया है, और डेटा सेंटर जितने बढ़ेंगे उतनी रिक्वायरमेंट केबल्स की लगेगी। और फिनोलेक्स केबल तो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, तो नजरिया मीडियम लॉन्ग टर्म है। तो मैं समझता हूँ कि फिनोलेक्स केबल एज वेल एज एनएलसी
ये भी मुझे लगता है नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। IRCTC रेलवे स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए, केवल पांडे जी पूछ रहे हैं। देखिए, नजरिया मीडियम टर्म रखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्केट को पता हुआ है कि इंटरनेट बुकिंग जो इनका मेन कैश अर्नर है, यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड प्लेटो हो चुका है, और इसी कारण से स्टॉक ने पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं किया है। तो नजरिया कम से कम 1.5-2 साल रखे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, बट अदरवाइज शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। राइट। और गोडफ्रे फिलिप्स, ये स्टॉक कैसा लग रहा है अभी आपको? देखिए, ये मुझे लगता है काफी चला भी है, तो मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। बट मैं यही कहूंगा कि देखिए, सिगरेट कंपनीज में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर आप होल्ड कर सकते हो तो ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है अभी रिजल्ट्स का जो भी इम्पैक्ट है वो वही एक रिजल्ट का ट्रिगर है। बट अदरवाइज इसमें कोई बड़ा सरप्राइज इमीडिएटली आएगा ऐसा लगता है। सर, ये फार्मा सेक्टर में तेजी के पीछे का कारण क्या है, कल जो इतना तेज चल गया था डॉक्टर रेड्डी जैसा स्टॉक? नहीं, इनके मेरे ख्याल से जो मॉलिक्यूल बिल्टअप है, जो प्रोडक्ट बिल्टअप है, वो मेरे ख्याल से इसमें मैं समझता हूँ कोई अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज आने की उम्मीद है। प्लस कहीं ना कहीं देखिए, यूएस मार्केट में कोई यूएस एफडीए रिलेटेड इशू हुआ नहीं है, और ये मार्केट इंडिया के लिए काफी स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी कंपनीज का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस वो काफी अच्छा है। और मेरे ख्याल से देखिए, फार्मा कंपनीज में तो इवेंट ड्रिवन काम होता है, जब भी कोई नया ड्रग लॉन्च होता है या कोई नया मॉलिक्यूल डेवलपमेंट होता है, तभी उस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके आपको काम करना है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे वोलेटाइल मार्केट में लोग फार्मा कंपनीज को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो डिफेंसिव सेक्टर होते हैं, यहाँ पे कोई वॉर का या कोई जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कोई असर ज्यादा होता है। ये ब्लिस जीवीएस के ऊपर प्रश्न आ रखा है, @187, एट वन कौन सी नाइनटी नाइन 187 शेयर ले रखे हैं 199 के भाव पे, ब्लिस जीवीएस। कौन सी कंपनी? ब्लिस ब्लिस जीवीएस। देखिए, मुझे लगता है कि ये कंपनी ना बहुत समय तक अंडर परफॉर्मर रह चुकी है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जब तक कोई ठोस टॉप लाइन ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ आता नहीं है, तब तक मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी लंबी तेजी बनेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत समय तक मार्केट इंतजार कर रहा था कि इनका जो रिस्ट्रक्चरिंग हो गया उससे डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। तो मेरे ख्याल से एक क्वार्टर का नंबर आने दीजिए, उसके बाद मेरे ख्याल से अगर किसी को खरीदना है तो हम वापस उसको रिव्यू करेंगे। और इल्डा के बारे में बता दीजिए, चौधरी जी पूछ रहे देखिए, इरडा में भी मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल से काफी पिटा हुआ स्टॉक है। पावर फाइनेंसिंग एजेंसी रिन्यूएबल के लिए ये नंबर 1 प्लेयर है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर नहीं है। देखिए, मार्केट को पब्लिक इशू के बाद मुझे याद है बहुत लंबी तेजी हुई थी, उसके बाद ये वापस शेयर नीचे गिरा है। पिछले एक दो क्वार्टर्स खराब थे, तो मैं यही कहूंगा कि नजरिया कम से कम साल भर का रखिए, तभी मेरे ख्याल से इसमें डिसेंट एक रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। हैं। सर, जिन जिन कंपनियों में बोनस भी आ रहा है या फिर बायबैक भी आ रहा है ना, उसमें भी कोई बहुत बड़ी तेजी बन नहीं रही है। बोनस ट्रेंड ट्रेंड ऑलरेडी चल चुका था, बोनस की अनाउंसमेंट आ गई। साइंट ने कल बायबैक की अनाउंसमेंट कर दी। साइंट के नतीजे खराब है। और तो अभी करना क्या चाहिए, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स का भी कोई असर नहीं पड़ रहा। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से कभी भी कोई भी कंपनी बोनस अनाउंस करती है तो प्योरली बोनस के लिए आपको खरीदना नहीं है। जैसे एलआईसी ने 1:1 का बोनस दिया है, एलआईसी तो पब्लिक इशू के भाव से बहुत समय तक नीचे है। तो देखिए, अल्टीमेटली नंबर्स, अगर आपका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और उसके सामने आप बोनस देते हो, बायबैक देते हो, तो वो तो कंपनी का एक मेथड होता है अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा लालच देने के लिए। तो ये लंबी अवधि के लिए कोई काम की चीज नहीं है। तो मैं कहूंगा कि नंबर्स अच्छे आने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। तो ये जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स है बायबैक के या बोनस के, इसका असर ऐसे बाजार में बिल्कुल आएगा नहीं। लास्ट सवाल सर, BHEL, दिव्या अग्रवाल जी का प्रश्न है, आपकी राय। नहीं, लंबी अवधि के लिए यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा ट्रैक्शन दिख रहा है। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट अभी कमेंट्री भी अच्छी है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बीएचईएल एक वेल एस्टेब्लिश कैपिटल गुड्स प्लेयर है, और पावर से रिलेटेड जो भी धंधा है मुझे लगता है अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, तो होल्ड करने की राय। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर।